चोरी करना कितना ही गलत काम है, इस बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई अपने ही मुल्क की टोटल जीडीपी का 3% पैसा चोरी कर ले, और वो भी एक औरत। और क्या आप लोगों ने कभी ये सुना है कि एक बिलियनर को डेथ पेनल्टी दी गई हो, सजाए मौत सुनाई गई हो? आम लोगों की सजाए मौत के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि उस शख्स को सजाए मौत हो गई, उसको उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन एक बिलियनर जिसके पास हजारों करोड़ रुपए हो, उसको भी सजाए मौत सुनाई गई हो। ऐसी न्यूज पूरी दुनिया में तब फैली जब वियतनाम के एक शहर हो ची मिन की एक कोर्ट ने वियतनाम की बिलियनर औरत ट्रोंग माई लैन को मौत की सजा सुनाई। एशिया की हिस्ट्री का ये शायद सबसे बड़ा फ्रॉड है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या हुआ है। दोस्तों, ट्रोंग माई लैन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ट्रोंग माई लैन एक वियतनामी रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। अक्टूबर 1956 को ये जनूबी वियतनाम के एक छोटे से शहर साइगोन में पैदा हुई। फिर ये साइगोन से हो ची मिन शहर में आ गई, जहाँ इन्होंने कॉस्मेटिक का काम शुरू किया। 90 में इन्होंने हो ची मिन शहर में ही रियल एस्टेट का काम शुरू किया और अगले 10 सालों में ये वियतनाम के अमीर तरीन लोगों में आने लग गए। अब बात करते हैं वियतनाम में हुए इस घोटाले की। बात अगर वियतनाम में प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की जाए तो वियतनाम में आप कोई भी जमीन अपनी मिल्कियत में नहीं ले सकते। सारी जमीन गवर्नमेंट के अंडर होती है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की परमिशन लेकर आप जमीन डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि आम तंजीमों और मजहबी लोगों के लिए जमीन का सर्टिफिकेट सूबाई अवामी कमेटी जारी करती है। वियतनामी लोग, वियतनामी कम्युनिटीज और अब्रॉड में रहने वाले वियतनामी लोगों के लिए जमीन का इस्तेमाल का सर्टिफिकेट जिला सतह की अवामी कमेटी जारी करती है। और इन्हीं सर्टिफिकेट की वजह से ट्रोंग माई लैन के पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट थी। साल 1992 में ट्रोंग माई लैन ने वीटीपी कंपनी बनाई, जो कि अगले 10 सालों में वियतनाम के अमीर तरीन रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल होने लगी। अब होता क्या है कि साल 2011 में वियतनाम की 3 बैंक, फाइकोम बैंक, थनगिया बैंक और साइगोन बैंक कर्जों में डूब जाते हैं और दिवालिया होने तक पहुंच जाते हैं। अब इसी बात में ट्रोंग माई लैन अपना दिमाग लगाती है। ये क्या करती है, ये तीनों बैंकों को कन्विंस करती है और सेंट्रल बैंक ऑफ वियतनाम से परमिशन लेकर इन तीनों बैंकों को जोड़कर एक ही बैंक साइगोन कमर्शियल बैंक बना देती हैं और वहां पर अपने बंदे लाकर बिठा देती हैं। और इसी बैंक का जो 93% कर्जा होता है वो वीटीपी कंपनी को जा रहा होता है। अब यही सिलसिला चलता रहता है 2022 तक। 2022 तक बहुत सारे लोग एससीबी साइगोन कमर्शियल बैंक में अपना पैसा जमा करवाते रहते हैं और जब लोग पैसा निकलवाने जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपका पैसा कारपोरेट बॉन्ड्स या इंश्योरेंस में तब्दील हो गया है। और बैंक के मुलाजमीन हर बंदे को यही बताते रहते हैं और 2022 तक उन्हें एक फूटी कोड़ी नहीं निकाल कर दी जाती। यही चीज जब हर बंदे के साथ होने लगती है तो वो एससीबी पर एलिगेशन लगाते हैं कि एससीबी बॉन्ड्स खरीदने की तरफ रागिब करने के लिए ज्यादा शरह का सूद इस्तेमाल कर रही है। लेकिन एससीबी अपने डिफेंस में ये स्टेटमेंट जारी करती है कि उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट मुतारिफ करवाया है, जो रकम की वापसी की जिम्मेदार है वो बॉन्ड्स कंपनी है, न कि एससीबी। जब ये बात बहुत ही ज्यादा फैलती है तो स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम एससीबी पर अपना खुसूसी कंट्रोल करना शुरू कर देती है और एससीबी की तमाम शाखियां और लेन देन के तमाम दफातर बंद कर देती है। जब स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम इस मामले की छानबीन करती है तो वो ये देखकर शौक हो जाती है कि 42,000 ऐसे लोग हैं जिनको कभी एससीबी ने विड्रॉ निकाल कर ही नहीं दिया। और इतना ही नहीं बल्कि वियतनाम अपने किसी भी शहरी को किसी भी बैंक में 5% से ज्यादा शेयर रखने की इजाजत नहीं देता। जब छानबीन हुई तो पता चला कि एससीबी के 90% शेयर्स की होल्डर ट्रोंग माई लैन है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 90% कहाँ और 5% कहाँ? तो देखिए, ये जो पैसे की ताकत थी ट्रोंग माई लैन के पास, ये इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लोगों को मैनेजर बनाती थी और फिर उन्हें हुक्म देती थी कि वो शेल कंपनियों के नेटवर्क को सैकड़ों कर्जों की मंजूरी दे जिन पर वो कंट्रोल करती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एससीबी के 93% कर्जे ट्रोंग माई लैन की कंपनी के पास जा रहे थे। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक ट्रोंग माई लैन ने अपने ड्राइवर को हुक्म दिया कि वो फरवरी 2019 से अगले 3 सालों में 1 बिलियन वियतनामी डोंग यानी $4 बिलियन अपने बैंक से निकलवाए और उसे अपने तहखाने में छुपा दे। अब 2 सवाल यहाँ पे उठ सकते हैं। पहला ये कि ट्रोंग माई लैन को ऐसा करने की जरूरत क्या थी जबकि पहले से ही उसके पास इतना ज्यादा पैसा था। तो इस आर्टिकल को देखिए। ट्रोंग माई लैन कहती है कि नज़्म ज़ब्त के बगैर मुल्क अफरा तफरी और गैर मुस्तहकम होगा। हमें जमहूरियत और अमन अमान में तवाज़ुन पैदा करने की जरूरत है। मतलब ये कि ये जो सारा कुछ कर रही थी ये अपने ही मुल्क पर कब्जा जमाने के लिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना ज़हीन उतना बेवकूफ़। अब इस आर्टिकल को देखिए। इसमें ट्रोंग माई लैन कहती हैं कि मैंने मौत के बारे में सोचा, मैं बहुत गुस्से में हूँ कि मैं इतनी बेवकूफ़ थी और मैं इंतहाई सख्त कारोबारी माहौल में शामिल हो गई। बैंकिंग सेक्टर जिसके बारे में मुझे बहुत ही कम इल्म है। ये स्टेटमेंट इन्होंने गिरफ्तारी के बाद दी। पहला वाला आर्टिकल और दूसरे वाला आर्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि साल 2011 से लेकर साल 2022 तक कोई भी इस घोटाले के बारे में क्यों नहीं बोला? क्या किसी को भी नहीं पता था
तो देखिए, इस घोटाले के बारे में 2018 से बात शुरू हो गई थी, लेकिन एक इंस्पेक्टर जिसने ट्रंक माइलैंड से $50 लाख रिश्वत ली थी, वो इस घोटाले को टालते टालते यहाँ तक ले आया था। अगर अब भी लोग एलिगेशन ना लगाते तो इसके बारे में मजीद कुछ पता नहीं चलना था। अमेरिकी महकमे खारजा के एक रिटायर्ड ऑफिसर डेविड ब्राउन कहते हैं कि इन्हें ताकतवर शख्सियात ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिन्होंने हो ची मिन्ह शहर की कई दिहाइयों से कारोबार और सियासत पर गलबा हासिल किया। डेविड ब्राउन की इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि हो ची मिन्ह शहर में इससे पहले भी घोटाले हुए हैं, लेकिन अभी तक सामने नहीं आए। अक्टूबर 2022 में ट्रंक माइलैंड को गिरफ्तार किया गया और जब अदालत में लाया गया तो इन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो उसने किया और अपने से नीचे वालों पर एलिगेशन लगाने लग गई। लेकिन इस घोटाले के लिए 2700 लोगों की गवाहियां ली गई। ट्रंक माइलैंड की तरफ से 200 जबकि दूसरी तरफ से 10 वकीलों ने केस लड़ा और जो सबूत ट्रंक माइलैंड के खिलाफ इकट्ठी हुई है उनका वजन 6000 किलो था। अब इन सबूतों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा घोटाला हो रहा था। $12.5 बिलियन तो इन्होंने चोरी कर लिया था। $44 बिलियन तो इनकी कंपनी के पास था, जिसमें से $27 बिलियन को अदालत ने फौरी तौर पर वापस करने का ऑर्डर किया। ट्रंक माइलैंड के शोहर को 9 साल जबकि ट्रंक माइलैंड की भांजी ट्रंक हुई वैन को 17 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा इस घोटाले में शामिल 84 और लोगों के ऊपर भी केस किया गया, जिनको 3 साल से लेकर 20 साल तक की सजा सुनाई गई। और सेंट्रल बैंक के साबिक मैनेजर डू थिनैन को भी $5.2 मिलियन रिश्वत लेने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा इंस्पेक्टर को भी $50 लाख रिश्वत लेने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब बात करते हैं ट्रंक माइलैंड की, तो 11 अप्रैल 2024 को ट्रंक माइलैंड को फाइनेंशियल फ्रॉड और बैंक करप्शन के केस में सजाए मौत सुनाई गई। ये दुनिया की पहली बिलियनर वुमेन है जिनको डेथ पेनल्टी दी गई है। आई होप कि आप लोगों को ये घोटाला समझ में आ गया होगा। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो हमें कमेंट में बता दें। बहुत शुक्रिया।